हाँ आई थी एक मुसीबत। हाँ दोस्तों, आई थी एक मुसीबत, पर अनजाने में एक मौका लेकर इरादा तो था उसका देना मुझे ठोकर, पर अनजाने में चली गई बेचारी एक नई राह देकर। तो दोस्तों, जब भी कोई मुसीबत आती है तो उसके साथ एक मौका भी जरूर आता है। फिलहाल तो अपने पास एक मौका है कि हम बैलेंस सेक्शन, ओवर एनफोर्स सेक्शन और अंडर एनफोर्स सेक्शन को बड़े अच्छे तरीके से पढ़े। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ फिर से हाजिर होंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। आपके कीमती समय की अहमियत को ध्यान में रखते हुए मैं सीधा लेके चलूंगा आपको बैलेंस सेक्शन, अंडर एनफोर्स्ड और ओवर एनफोर्स्ड। ये बीम के सेक्शन के टाइप है। बीम को कब बैलेंस कहा जाएगा, कब अंडर एनफोर्स कहा जाएगा और कब ओवर एनफोर्स कहा जाएगा, इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी होगी। वो आपको समझेगा सब कुछ। इसकी गारंटी मेरी तरफ से, बस एक चीज़ की गारंटी आपकी तरफ से होनी चाहिए, आपका सपोर्ट बना रहे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो, इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। दोनों चीज़ें करोगे, इसका भरोसा है। इसी भरोसे के साथ बैलेंस सेक्शन क्या है ये समझाना शुरू कर देते हो। देखिए, जब भी कभी आपका बीम का सेक्शन, मतलब ये बीम है, इसको कट करोगे तो सामने से देखोगे तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। यहाँ पे हालांकि रेक्टेंगुलर शेप का बीम है। तो जब मैं बीम को देखता हूँ तो ये कुछ कंक्रीट का पार्ट है, 1 2 3 4 ऐसे रेनफोर्समेंट डाले हुए हैं। आई बात समझ में? ये सिंपल फंडा है। तो इस सेक्शन को जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे इसको बैलेंस्ड क्यों कहना है ये बता देता हूँ। पहली चीज, इस सेक्शन में XU इज इक्वल टू XU मैक्स होता है। अब आप पूछो मुझे कि सर XU और XU मैक्स क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, XU मतलब होता है कि इस बीम के सेक्शन को कंसिडर करके उसका एक न्यूट्रल एक्सिस आता है। अब न्यूट्रल एक्सिस का मतलब समझाने के लिए मैं एक चीज और एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा मॉस में चले जाती है। देखिए, जब भी आपके बीम पे कोई लोड आता है तो वो बेंड हो जाता है कुछ इस प्रकार, है ना, कुछ इस प्रकार। जब ये बेंड हो जाता है तो सबको पता है इसके ऊपर वाले सरफेस पे क्या आ जाता है, कॉम्प्रेशन, और निचले हिस्से पे टेंशन आता है, बरोबर। यही रिप्रेजेंट करने के लिए ये स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस यहाँ पे दिखा दिया है, ये टेंसाइल स्ट्रेस जो स्टील लेगा, और यहाँ पे कंक्रीट कॉम्प्रेशन लेता है। ये सबको पता है, कॉम्प्रेशन में कंक्रीट स्ट्रांग है और इस टेंशन में नीचे प्रोवाइड किया गया स्टील स्ट्रांग है। ठीक है, ये तो बात हो गई। बट ये जब एक मिडल पे ऐसा एक्सेस होता है, ठीक है, टॉप पे सबसे ज्यादा कंप्रेशन, ठीक है, इस सरफेस पे, और बॉटम के सरफेस पे टेंशन सबसे ज्यादा। बट ये धीरे धीरे जैसे यहाँ तक पहुंचते हैं इस एक्सिस पे, कंप्रेशन यहाँ ऊपर से यहाँ पहुंचा, नीचे से टेंशन यहाँ पे पहुंचा, तो ये एक्सिस पे आके क्या हो जाता है, टेंशन और कंप्रेशन दोनों जीरो हो जाता है। यही बात समझ में? तो ये जो एक्सिस है ये न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, एक्सियो। यही बात समझ में? और एक्सियो मैक्स मतलब ऐसा है कि आपने परमिसिबल स्ट्रेंथ कितना दिया उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। कि परमिसिबल स्ट्रेस मतलब अगर 100 किलो न्यूटन का पूरा लोड आ रहा है इस बीम पे, ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, ठीक है, अभी इस केस में तो 50-50 किलो न्यूटन, ये कंक्रीट और ये स्टील, दोनों की जिम्मेदारी आधी आधी है। कि 50-50 किलो न्यूटन का लोड दोनों ने लिया तो फिर वहां पे परमिसिबल स्ट्रेंथ उनकी खत्म हो गई, तो वहां पे जाके आपको मिलेगा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस या एक्सियो मैक्स, मतलब मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। अब इस सेक्शन में आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा ये चीज, बट इसमें आएगा। तो इसमें मैं बताऊंगा कि एक्सियो मैक्स और एक्सियो में क्या डिफरेंस है, ठीक है। पहले, अब इस सेक्शन को हमें बैलेंस सेक्शन कहना है तो क्या कहेंगे कि इनका न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल एक्सिस का डेप्थ सेम ही होता है। टॉप बॉटम से अगर हम टॉप सरफेस से अगर
इसको मेजर किए जा रहे हैं, तो एक्सयू और एक्सयू मैक्स एक ही हाइट पे होंगे। गॉट इट, पहली चीज। दूसरी चीज, परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। मतलब क्या है कि 100 किलो न्यूटन का लोड अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें से 50 किलो न्यूटन ये कंक्रीट और 50 किलो न्यूटन क्या कर रहा है, स्टील ले रहा है। मतलब बैलेंस्ड अप्रोच है, किसी के ऊपर ज्यादा भार नहीं दिया गया है। तो 50-50 इसके लिए बैलेंस सेक्शन है। तीसरी चीज कि कंक्रीट और स्टील अगर फेल हो गए तो एट ए टाइम होंगे, ठीक है, एक आगे एक पीछे फेल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के परमिसिबल स्ट्रेंथ जो है वो हमने सेम रखे हैं। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं और इसको बोलते हैं बैलेंस्ड फेल्योर। अब आधे से ज्यादा चीजें तो आप समझ गए होंगे कि स्टील और कंक्रीट की जिम्मेदारी दोनों की बैलेंस है। मतलब सीसॉ देखा होगा आपने, इधर स्टील है इधर कंक्रीट है, दोनों पे अगर सेम बोझ डाला यानी जिम्मेदारी, तो ये बैलेंस रहेगा ना, ये कहीं पे भी ऊपर नीचे नहीं होगा, है ना। तो इसलिए कहते हैं इसको बैलेंस्ड सेक्शन, दैट्स इट। और इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कुछ इस प्रकार है, इधर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है, इधर टेंसाइल स्ट्रेस है। यहाँ पे स्टील ने इसको रेजिस्ट किया, यहाँ पे इसको कंक्रीट ने रेजिस्ट किया। कंटाला मत करिए, पेशेंस बनाए रखिए। आगे जाते जाते जो भी मैं चीजें बोल रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिकल अप्रोच के हिसाब से बोल रहा हूँ, नहीं तो याद रखने के लिए सीधे ये पॉइंट भी याद रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपको समझे एक्चुअल में है क्या, इसके लिए थोड़ा डेप्थ में जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अंडर रेनफोर्स्ड, अब यहाँ पे देखिए अंडर रेनफोर्स्ड, इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से सुने ना तो ये पता चलता है कि भाई साहब इसमें रेनफोर्समेंट कम की गई है। जैसे कि यहाँ पे 4 स्टील बार थे, यहाँ पे 3 ही स्टील बार दिखेंगे आपको, है ना। अब इसका असर क्या हुआ देखिए, जो आपका न्यूट्रल एक्सिस था, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, वो शिफ्ट हो गया इस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर, है ना, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। इसको अब बड़े सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि आपको सीजी पॉइंट, मान लीजिए आपके पास कुछ इस प्रकार का सेक्शन है, तो ये बैलेंस्ड है, सिमेट्रिक है, तो इसका सीजी पॉइंट सेंटर में रहेगा, बरोबर। अब आपने क्या किया, यहां पे आके ये पोर्शन थोड़ा सा छोटा कर दिया, है ना। तो मैक्सिमम मास कंसंट्रेशन, उसका वजन कहाँ से एक्ट होगा, तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ेगा सीजी पॉइंट, बरोबर है ना। सीजी पॉइंट थोड़ा सा हटके ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो वही चीज हो रही है कि न्यूट्रल एक्सिस जो है उसकी नेचुरल पोजीशन से थोड़ा ऊपर हट गया। इसके लिए एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लेस देन मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इसको क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस भी कह सकते हो। अब क्रिटिकल और नॉर्मल न्यूट्रल एक्सिस, इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे अच्छे से समझा सकता हूँ। देखिए, जब हम परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात करते हैं और परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील की बात करते हैं, तो ये जब दोनों स्टील और कंक्रीट फेल होने हैं ना, तो ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस पे होते हैं। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का मतलब क्या होता है कि ये क्रिटिकल पोजीशन है जहां पे ना कंक्रीट स्टैंड कर पाएगा ना स्टील स्टैंड कर पाएगा। तो वही चीज हो रही है इस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस पे। बट नॉर्मल न्यूट्रल एक्सिस की बात करूं तो परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ज्यादा है, तो यहाँ पे कंक्रीट फेल नहीं होगा नॉर्मल न्यूट्रल एक्सिस पे। बट स्टील की स्ट्रेंथ परमिसिबल जो है वो कम है, तो इस नॉर्मल न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होगा, स्टील थोड़ा सा फेल होना शुरू कर देगा। क्योंकि परमिसिबल स्ट्रेंथ जो है स्टील की कम है। फॉर एग्जांपल, ये परमिसिबल स्ट्रेंथ का खेल समझाता हूँ। देखिए, टोटल पहले जैसे ये 100 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, बट हमने कंक्रीट को कितनी परमिशन दी, 60 किलो न्यूटन की।
और स्टील को वहीं पे कितना हो जाएगा 40 किलो न्यूटन। आई बात समझ में? तो क्या होगा, आप लोड डालते चले गए 40 किलो न्यूटन तक स्टील भी सेफ है और कंक्रीट भी सेफ है, मतलब यहाँ तक। अब यहाँ से जैसे नीचे आने शुरू हो जाएंगे 50 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 किलो न्यूटन के लिए कंक्रीट तो सेफ है बट स्टील क्या हो जाएगा, फेल होना शुरू कर देगा। जैसे ही स्टील फेल होना शुरू कर देता है तो कंक्रीट के स्ट्रक्चर पे, ठीक है, मतलब क्या, फेल्योर उसका डक्टाइल है। और एक चीज, स्टील फेल होगा बिफोर द कंक्रीट, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। आई बात समझ में? तो ये क्रैक्स वगैरह आने के कारण, डक्टाइल फेल्योर आने के कारण आपको वार्निंग साइन मिल जाता है कि आपका स्ट्रक्चर फेल होने वाला है। बहुत डेप्थ में, मतलब जितना आसान लैंग्वेज में समझाना पॉसिबल है उतना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, पॉइंट पढ़ के समझा जाना वो तो सिंपल बात है, पॉइंट तो कोई भी याद रख लेगा। बट अगर मैं बात करूँ समझने की कॉन्सेप्ट को, तो शायद आप लोग समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझे तो कमेंट करके बता देना, फिर से ट्राई करेंगे, कोई इशू नहीं है। ओके, वार्निंग साइंस मिल जाते हैं इसमें, ये बात क्लियर हो गई। तो ये रहा आपका अंडर एनफोर्स सेक्शन, और यही साइट पे सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। ये इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है। आई बात समझ में? वेरी गुड। अब इसके बाद हम समझेंगे ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ओवर मतलब क्या, कि जितनी बैलेंस में रेनफोर्समेंट डाली थी उससे ज्यादा ही है। जैसे कि यहाँ पे 4 बार थे, यहाँ पे आपने 1 2 3 4 5 एक एक्स्ट्रा का डाला है। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि सर रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा का डालेंगे तो स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होगा। उल्टा हो जाता है। स्ट्रांग कैसे होगा? बट स्ट्रांग तो हो जाएगा, वो टेंशन बहुत सारा ले लेगा, बट फेल्योर ऑफ कंक्रीट को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पे ओवर रेनफोर्स सेक्शन, आपने रेनफोर्समेंट ज्यादा डाली, इसके कारण क्या हो गया, निचले हिस्से का वजन जो है बढ़ गया ना। तो क्या होगा, सीजी पॉइंट नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, यानी न्यूट्रल एक्सिस नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, बरोबर। अब न्यूट्रल एक्सिस नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो वो होता है अपना क्या, एक्सयू, यानी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस विच विल बी ग्रेटर देन एक्सयू मैक्स, है ना। क्रिटिकल एक्सिस जो है न्यूट्रल एक्सिस, वो वही के वही रह गया, है ना। अब क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस उसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई साहब क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस पे आपका स्ट्रक्चर फेल होने वाला है, क्रिटिकल है वो। आई बात समझ में? दूसरा पॉइंट कहता है कि परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विल बी लेस देन परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। अब यहाँ पे उल्टा होगा। अब 100 किलो न्यूटन लोड की बात करें तो 60 जाएगा स्टील पे और 40 जाएगा कंक्रीट पे, है ना। अब 40 किलो न्यूटन तक कंक्रीट और स्टील दोनों सेफ है, बट 40 के बाद जैसे ही लोड बढ़ गया 45 50 हो गया, स्टील सेफ रहेगा बट कंक्रीट फेल हो जाएगा। कंक्रीट फेल्स बिफोर स्टील, क्योंकि परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या है, स्टील से कम है। तो ये एक बार कंक्रीट फेल होगा तो कोई भी वार्निंग साइन नहीं देता है, वो ब्रिटल फेल्योर होता है। कोई कंक्रीट के सरफेस पे क्रैक्स नहीं आएंगे, कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली सडन फेल्योर होगा। तो आपको यहाँ पे वार्निंग साइंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो मुझे बताइए ये आप अडॉप्ट करेंगे क्या साइट पे? नहीं। इसका मतलब एक्स्ट्रा की रेनफोर्समेंट डाल के आप स्ट्रक्चर को अनसेफ नहीं कर सकते, इसलिए रेनफोर्समेंट कम रखो, कंक्रीट का हिस्सा ज्यादा रखो, जिससे स्टील पहले फेल होगा, है ना, और आपको इनफ वार्निंग मिलेगी बिफोर द फेल्योर ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये बात मुझे समझानी थी, मैंने समझा दी। अगर समझ गए तो बहुत बड़ी बात है, अगर नहीं समझे तो ये पॉइंट्स को अच्छी तरीके से याद रखिए, एग्जाम में कभी पूछा तो लिखना आना चाहिए। आई होप आप सभी को सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपके कुछ सजेशन हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।